अंकों का खेल हूं मैं, भागती दौड़ती रेल हूं मैं, ठंडे पानी का ग्लास हूं मैं, हर जुबां की मिठास हूं मैं, ज्ञान का चाकर हूं मैं, गागर में सागर हूं मैं, काल से जो टकरा जाए वो मन चाहा वरदान हूं मैं, विज्ञान हूं मैं। विज्ञान रेल के आखिरी 2 डिब्बों में मुझे ये 11वां डिब्बा बेहद पसंद है। इस डिब्बे में भारत में मेरे इतिहास के वो गौरवशाली क्षण तस्वीरों के रूप में सजे हैं जिस पर किसी को भी गर्व हो सकता है। ये मेरे वो गौरवशाली पल हैं जब भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए थे। संचार और रिमोट सेंसिंग उपग्रहों से लेकर उन्हें उनके ऑर्बिट्स में छोड़ने वाले रॉकेट्स तक स्पेस टेक्नोलॉजी में मेरे कई आयाम हैं। फिर चाहे वो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLVs हों या फिर 2000 किलोग्राम तक के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट में छोड़ने वाले पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLVs हों, या फिर संचार उपग्रहों को उनकी कक्ष तक पहुंचाने वाले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLVs हों। वाह, ये रॉकेट तो नहीं। भैया भैया इधर आओ। क्या है? भैया कितना बड़ा रॉकेट है, ये करता क्या है? मिसाइल तो नहीं है? अरे रुक जा 1 मिनट, इतने सारे सवाल पूछ रहा है, देखने तो दे जरा। GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हाँ देख कुणाल, इसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमारे सैटेलाइट्स को पृथ्वी की सतह से ऊपर उनके ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए ना ऐसे रॉकेट्स की जरूरत पड़ती है, और इन रॉकेट्स को बोलते हैं लॉन्च व्हीकल्स। और ये जियो, इसका मतलब क्या है? अरे जियो नहीं, जियो सिंक्रोनस, वो देख लिखा हुआ है जियो सिंक्रोनस। देखो कुणाल, जियो सैटेलाइट्स हमारे इक्वेटर से 36,000 किलोमीटर ऊपर घूमते हैं ना, और अपने ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेते हैं। उन्हें बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जैसे अर्थ की तरह? हाँ, और चूंकि वो हमारे अर्थ के साथ साथ घूमती हैं, इसलिए हमारी पृथ्वी के ऊपर किसी एक पॉइंट पे फिक्स नजर आती हैं। अच्छा, ये दूसरे सैटेलाइट की तरह अलग अलग जगह पर नजर नहीं आएगी, बल्कि पृथ्वी से देखने पर किसी फिक्स पॉइंट पर नजर आएगी। बिल्कुल ठीक कहा कुणाल तुमने। ज्यादातर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में ही रखी जाती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब? अरे यार, तेरे सवाल तो कभी खत्म ही नहीं होते। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स उन सैटेलाइट्स को कहते हैं जो हमारे टीवी चैनल्स को एक बड़े एरिया तक टेलीकास्ट करती हैं, और साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिले भी करती हैं। अच्छा, तो हमारे सभी टीवी प्रोग्राम इन्हीं सैटेलाइट की वजह से देखे जा सकते हैं? बिल्कुल। इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जिसने आजादी के बाद अपने पैरों पर खड़े हो रहे हिंदुस्तान को न सिर्फ संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं का सहारा दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर छोड़े जाने वाले ये उपग्रह एक विकासशील देश के आम आदमी से कैसे जुड़ सकते हैं। आज जब आप ATM कार्ड से पैसे निकाल रहे होते हैं तो शायद आपको ये पता ही नहीं होता कि ये ATMs सैटेलाइट के जरिए जुड़े होते हैं। सुदूर अंडमान निकोबार द्वीप के किसी गांव में किसी बीमार को वहां बैठे बैठे टेलीमेडिसिन की सुविधा से चेन्नई के विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह मिल जाती है, या फिर लेह में रीढ़ की हड्डी टूट जाने से लाचार वांगचुक को लेह में ही कोचीन के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से सलाह मिल जाती है। तो इसका श्रेय हजारों फुट ऊपर स्थित उपग्रह को ही जाता है जो 2 सुदूर कोनों को जोड़ देता है। और स्पेस टेक्नोलॉजी की इस सामाजिक भूमिका को भारत जैसे देश के संदर्भ में सोचकर अमल में लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। आज इंडियन स्पेस प्रोग्राम
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के तहत कई मुकाम हासिल कर चुका है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के भेजे गए चित्रों ने अगर मौसम विभाग को नया रूप दिया, तो PSLV और GSLV के रूप में सैटेलाइट्स को खुद अपनी जमीन से छोड़ने के लिए लॉन्च व्हीकल्स बनने से कई मिलियन डॉलर के सरकारी खर्च की बचत भी हुई। शिक्षा के क्षेत्र में दूरी को कम करने के लिए टेली एजुकेशन ने मदद की, तो सक्षम प्रशासन और डिसीजन मेकिंग में टेली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने। इसी स्पेस एप्लीकेशन ने अगर तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को पहले से ही पोटेंशियल फिशिंग जोन के बारे में जानकारी दी, तो केबल टीवी और उसके चैनलों ने सूचना और मनोरंजन की दुनिया में नई क्रांति ही ला दी। भारतीय स्पेस प्रोग्राम के पिता कहे जाने वाले विक्रम साराभाई ने भारत में स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के नए आयाम तो स्थापित किए ही, साथ ही उनकी प्रेरणा पाकर प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की एक पूरी पीढ़ी भी तैयार हुई, जिनमें से एक हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये डॉक्टर कलाम ही थे जिनके नेतृत्व में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना ने एक संस्था का रूप लिया, जिसे आज टाइफैक यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल नाम से जाना जाता है। और इसी से आपका परिचय होगा विज्ञान रेल के इस 12वें डिब्बे में। टाइफैक ने आज कई क्षेत्रों में बेहतर नई और सहज तकनीकों को उपलब्ध कराकर उन क्षेत्रों में विकास और उन्नति को सुनिश्चित किया है। आज टाइफैक द्वारा शुगर टेक्नोलॉजी मिशन, फ्लाई ऐश टेक्नोलॉजी मिशन, बैम्बू एप्लीकेशंस जैसी कई ऐसी मुहिम चलाई जा रही हैं, जिनसे जुड़े हुए उद्योगों और व्यवसायों को काफी फायदा पहुंचा है। इसके अतिरिक्त मटेरियल रिसर्च के अंतर्गत टाइफैक ने फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक यानी FRP जैसे मटेरियल बनाकर रेलवे कोचेस के लिए न सिर्फ बेहतर टॉयलेट्स बनाए हैं, बल्कि रेलवे को करोड़ों के नुकसान से भी उबारा है। ये है चेन्नई स्थित मोहन्ना ऑर्थोप्टिक्स, जिन्होंने टाइफैक द्वारा विकसित FRP मटेरियल का इस्तेमाल जिस खूबसूरती से प्रोस्थेटिक लिम्स बनाने के लिए किया है, उसका तो मैं कायल हूँ। ये कृत्रिम अंग न सिर्फ इस्तेमाल में आसान है, बल्कि इसका इस्तेमाल करने वाले लगभग सामान्य चाल से चल पाते हैं। चलिए, ये तो हुई टाइफैक की बात, पर ये दोनों भाई कहाँ गए? ओ हाँ, अच्छा, तो यहाँ DNA के मॉडल को निहार रहे हैं। भैया, ये किस चीज का मॉडल बना है? देखो कुणाल, ये हमारे DNA के एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, और जानते हो, इसकी खोज हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी, और इसकी खोज के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, ये दोनों वॉटसन और क्रिक। पर भैया, ये इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। हाँ कुणाल, देखो, पहले वैज्ञानिक ये तो जानते ही थे कि DNA के मॉलिक्यूल ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे जेनेटिक ट्रेट्स को पास ऑन करते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया लोग तभी समझ सके जब वॉटसन और क्रिक ने DNA मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की खोज की। अच्छा, कैसे? कुणाल, ये तो तुम देख ही रहे हो कि DNA मॉलिक्यूल का शेप एक स्पाइरल स्टेयरकेस की तरह है, यानी कि एक घुमावदार सीढ़ी। और इन दो पट्टियों के बीच में ये जो रॉड नुमा संरचना देख रहे हो ना, ये देखो हमेशा जोड़ों में है, नीचे नीचे और नीचे। और इन्हीं जोड़ों की अलग अलग सीक्वेंसेस हमारे जेनेटिक ट्रेट्स को कैरी करती हैं, समझे? जैसे बालों का रंग और मोटापा। हाँ, मोटापा भी छोटू। वॉटसन और क्रिक की इस खोज ने तो दुनिया ही बदल दी है। व्यक्ति के अंदर स्थित हर तरह के जीन्स की खोज जारी है, और जैसे जैसे इस खोज के परिणाम मिलते जा रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की सीमाएं भी बढ़ती जा रही हैं। जानवरों और पौधों पर तो इसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। अब जैसे आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है और प्रोटीन कम, लेकिन जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्लांट जीनोम सेंटर के प्रोफेसर आशीष दत्ता ने तो ऐसा आलू विकसित किया है जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा है, और इसके लिए उन्होंने हाई प्रोटीन कंटेंट वाले अमरंथन्स यानी रामदाना के पौधे से उनका वो जीन सेपरेट किया
जो उनके हाई प्रोटीन के लिए जिम्मेदार था। उस जीन को उन्होंने आलू के बीज में डालकर उसे ग्रो किया तो पाया कि इस आलू में प्रोटीन काफी ज्यादा है। खैर ये तो थी ट्रांसजेनिक आलू की बात, पर भारत में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कई क्षेत्रों में ऐसे काम किए हैं जो मेरे बेहतर प्रयोग, आवश्यकता और समय के अनुसार मेरे इस्तेमाल की कहानी कहते हैं। इसके अतिरिक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल साइंस पुणे के वैज्ञानिकों ने भी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल किए हैं। इनमें से एक है बायो आर्टिफिशियल स्किन, जो बर्न इंजरीज और कॉस्मेटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आंखें तो लोग दान कर देते हैं, पर उन आंखों से कॉर्निया को निकालकर उसके ट्रांसप्लांट के समय तक प्रिजर्व करना डॉक्टरों के लिए एक समस्या थी, पर एनसीसीएस के वैज्ञानिकों ने वो भी कर दिखाया। बायोटेक्नोलॉजी ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमाएं अनंत हैं। ये मेरी वो शाखा है जो कितनी दूर तक फैलेगी उसका अंदाजा शायद मुझे भी नहीं है। आइए बात करते हैं मौसम की, आसमान में बादलों की और रिमझिम फुहारों की, तपती गर्मी की और कड़कड़ाती सर्दी की। एक आम शहरी के लिए शायद मौसम का मतलब यही होता है, पर आज भी हिंदुस्तान के गांवों में मौसम के अनुमान पर एक आम किसान की जिंदगी निर्भर करती है और अच्छे मॉनसून पर अर्थव्यवस्था। पर यही जरूरत होती है मेरी यानी विज्ञान की। अब जैसे मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग की बात ले लीजिए, जो किसानों को समय रहते जानकारियां मुहैया कराता है। भारत में मौसम विभाग के साथ कई ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जहां उन्हें मेरा इस्तेमाल न सिर्फ मौसम का अनुमान लगाने के लिए बल्कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे साइक्लोन आदि की चेतावनियों के लिए भी करना होता है। भैया, ये सर्वे ऑफ इंडिया ही हमारे देश के मैप बनाती है ना? हाँ कुणाल, तुमने बिल्कुल सही कहा। सर्वे ऑफ इंडिया ही हमारे देश के हर तरह के मैप बनाती है, जैसे कि टूरिस्ट मैप, पॉलिटिकल मैप और टोपोग्राफिकल मैप। और यहाँ देखो, तुम जैसे छोटे बच्चों को मैपिंग सिखाने के लिए इन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है। ये इनकी मैपिंग द नेबरहुड स्कीम है, जिसके तहत स्कूल के बच्चों ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपने आस पड़ोस के इलाकों के बहुत सुंदर सुंदर मैप्स बनाए। कैसे? अरे भाई, सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्हें ट्रेन किया, और यही नहीं, इन बच्चों को लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे जीपीएस, पीडीए, जीएसएम आदि भी इस्तेमाल करना सिखाया गया, जिसकी मदद से इन बच्चों ने अपने आस पड़ोस के इलाकों के एकदम सटीक मैप बनाए। अच्छा, ये सर्वे ऑफ इंडिया का काम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर ये एक्यूरेट मैपिंग होती कैसे है? अगर कभी देहरादून चलेंगे ना, तो मैं एक्यूरेट मैपिंग तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। अच्छा। वहां पे सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो आ जाओ। मुझे आम जिंदगी से जोड़ना कोई आसान काम नहीं। एक आम आदमी के लिए आज भी मैं क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए फॉर्मूले और प्रयोगशालाओं तक ही सीमित हूँ, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है सही और बुनियादी जानकारी को सहज ढंग से बताने का अभाव। मुझे खुशी है कि विज्ञान प्रसार जैसी संस्था मुझे लोकप्रिय बनाने का कार्य कर रही है। अब तो इस आखिरी डिब्बे से बाहर निकलकर आप एक बार फिर मेरी दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में चले जाएंगे, पर उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भूलेंगे नहीं। वैसे विज्ञान रेल के ये 12 डिब्बे गवाह बने हैं भारत में मेरी उत्पत्ति और विकास की संपूर्ण कहानी की। बलस्य मूलम विज्ञानम के उद्घोष के साथ विज्ञान रेल की पूरी यात्रा ने इसके मार्ग में पड़ने वाले हर स्थान और वहां के लोगों को प्रेरित किया। जिस भी स्टेशन पर विज्ञान रेल का ये चलता फिरता जत्था रुका, इसने युवा पीढ़ी, खासकर स्कूली बच्चों को प्रभावित किया। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और गर्व की बात और कोई नहीं कि जहां मेरा अतीत गौरवशाली और वर्तमान सुदृढ़ है, वहीं मेरा भविष्य भी सुरक्षित है, क्योंकि यही तो वो हाथ हैं जो मेरे भविष्य को संवारेंगे। मैं हर जगह हूं, सिर्फ मुझे पहचानने वाली आंखें अलग अलग हैं।
मैं सबके काम आता हूं, बस मुझे इस्तेमाल करने वाले हाथ अलग अलग हैं। मेरे चेहरे अलग अलग हैं, पर मेरी आत्मा एक है। मेरा जन्म मानवता के लिए हुआ है और मेरी यात्रा भी मानवता के लिए है। बस आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जब भी आप मुझे अपने साथ लेकर चलें, मेरी परछाई में हमेशा एक हंसती, मुस्कुराती जिंदगी हो, और कुछ नहीं। रोशनी की पहचान हूं मैं, जिंदगी का अभिमान हूं मैं। समझो तो जान हूं मैं, ना समझो तो अनजान हूं मैं। विज्ञान हूं मैं।